नमस्कार, हम हैं राहुल तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला लेने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं, उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। फूलन देवी एक ऐसा नाम जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसके बारे में कैसी राय बनाई जाए। कुछ के लिए तो वो देवी थी, तो कुछ के लिए एक हत्यारण, एक डाकू थी। कोई आम राय बनाने से पहले आइए उनकी जीवन लीला पर एक बार नज़र डालते हैं। बात है 10 अगस्त 1963 का दिन। यूपी के जालौन जिले के गांव गोरहा के मल्लाह देवी दीन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उसके घर बेटी ने जन्म लिया था। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। वह अलग थी, इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए किसी से भी भिड़ जाती थी। उसके दादा की मृत्यु के बाद उसके पिता का बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे माया दीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की जमीन भी हड़प ली। जब फूलन देवी को इस बात का पता चला कि उसके चाचा ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि ज़मीन के लिए चाचा से बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। मामला यही नहीं सुलझा, उसने अपने हक की लड़ाई के लिए खेतों के बीचों बीच में जाकर धरना दे दिया। इस पर उसे अपने परिवार का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वह यहाँ तक भी नहीं मानी। फूलन के उग्र स्वभाव से उसके पिता को अधिक चिंता होने लगी थी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की ज़िंदगी को एकदम से नया मोड़ दे दिया। महज 11 साल की उम्र में उसके पिता ने उसका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ कर दिया। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। जल्द ही ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। वहां भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल रही। उसके पिता ने दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी। तंग आकर इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पिता के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरी हालत में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने ये ऐलान भी कर दिया था कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। गिरोह के भी उस पर गलत नज़र रखते थे। गिरोह का सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। वह सब शारीरिक भूख की वजह से था। इसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिश कर रही थी। सरदार ने फूलन को कई बार बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ ज़बरदस्ती की। विक्रम मल्हा, जिसका स्थान बाबू लाल गुज्जर के बाद आता था, उसने इसका कई बार विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ ज़बरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्ला ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इस बीच उनके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्ला को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वे छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचाकर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्ला की सहायता से अपने पुराने मल्ला साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी।
श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार बेसब्री से कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बहमई गांव पहुंची। यहां एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक की जोर पर पूरे के पूरे गांव को घेर लिया था। ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने के आदेश दिए। उनमें से 2 उसके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो आदमी नहीं थे जिन्होंने फूलन देवी के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुष्कर्मियों को वहां न देखकर फूलन देवी एकदम से बौखला गई। उस घटना के चश्मदीद उन 21 लोगों में से एकमात्र जीवित बचे चंदन सिंह, जिन्होंने बताया कि फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सबको उठने के लिए कहा, फिर बैठने के लिए। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से ही उसने अपने साथियों को फायर करने के आदेश दे दिए। सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कई गोलियां लगने के बाद भी जिंदा रह गए। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना गिरोह का मुख्य काम था। एक वक्त आया जब वह आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही उसने आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत ना देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग रखी। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। 1994 में उसे रिहा कर दिया गया। सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। फूलन देवी को लेकर लोगों के मन में अलग अलग तरह की राय है। कुछ उसे नरसंहारक के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी है। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचना ज़रूरी है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को, जिसने छोटी सी उम्र में उसे एक अधेड़ के पल्ले बांध दिया, उस पुरुष का जिसने बच्ची पर दया नहीं दिखाई, उस दरिंदों को जिन्होंने फूलन देवी के साथ बार बार दुष्कर्म किया, उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय नहीं दिला पाया, या फिर खुद फूलन देवी को। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।